हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +1 पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट, इसके पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, स्थानीय शासन का महत्व और भारत के अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण से हमें क्या लाभ पहुंचा है, और फिर 73वां संवैधानिक संशोधन जिसके तहत है इसको संवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और उसके 73वें संविधान विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है। और फिर जो बलवंतराय मेहता समिति, उस बलवंतराय मेहता समिति ने गवर्नमेंट ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय किया गया था। उस त्रिस्तरीय संरचना में हमने सबसे पहले पायदान के ऊपर है आपका ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है, और दूसरे पायदान के ऊपर आता है आपका ब्लॉक समिति, और जो तीसरा पायदान है वो है जिला परिषद। देखो, पिछले वीडियो में हम ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत में है आपकी ग्राम सभा। इस ग्राम सभा की जो रचना है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भी ग्राम हैं, उनकी कितनी उम्र है और उनके प्रशासनिक कार्य, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उस प्रकार से, एक प्रकार से हम देखें तो ग्राम सभा गांव की एक प्रकार से विधान पालिका है, और गांव की जो कार्यपालिका है वो है ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत का उसका इलेक्शन करते हैं, उसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम ग्राम पंचायत के जो विकास से संबंधित जो कार्य हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड जो है पायदान वो है आपकी ब्लॉक समिति। आज हम जो ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति उसकी रचना, उसका जो गठन है, ब्लॉक समिति के कार्य और उसकी आय के साधन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अपनी ब्लॉक समिति है, इस ब्लॉक समिति की जो रचना है, इसकी जो रचना है उस रचना में हम कि ब्लॉक समिति के कितने मेंबर होते हैं, दूसरा उसमें स्थानों का रिजर्वेशंस है, इसका अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे सकता है, और इसकी ब्लॉक समिति के जो विकास से संबंधित जो कार्य हैं उनके बारे में, और इनकी आय के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम रचना देखेंगे। तो देखो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 यानी कि 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम को राज्य के विधानमंडल ने स्वीकृति दी थी। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका सब्जेक्ट, उसका विषय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है वो राज्य विधानमंडल ने 22 अप्रैल 1994 को प्रस्ताव उसको पारित किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक उसको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आधार पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में जो प्रतिनिधि होते हैं उनके इलेक्शन का जो आधार होता है वो आधार माना जाता है पॉपुलेशन को। जैसे अपने देश के अंदर लोकसभा की सीट्स हैं 543, तो पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि जो टोटल अधिकतम सदस्य संख्या है 550, उसमें से 530 जो है वो मेंबर स्टेट से आएंगे, और 20 सदस्य जो अपनी यूनियन टेरिटरी हैं उनसे आएंगे। तो पूरे देश को क्या है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, पॉपुलेशन बेस के ऊपर, जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
बांट दिया गया है। ऐसे ही स्टेट के अंदर और ऐसे ही जो अपनी जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, अपनी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में कम से कम 6 वार्ड और मैक्सिमम यानी अधिकतम 20 मेंबर हो सकते हैं। तो अपने गांव को भी अलग इकाइयों में, अलग प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग अलग वार्डों में बांटा गया है। तो ऐसे ही जो ब्लॉक समिति है उसको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग जो गठन है, इसकी जो रचना है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर इसका क्या करते हैं कि वहां कम से कम तो 10 मेंबर हों और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो 30 हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखो दोनों तरफ से आपने ध्यान रखना है। यहां पर जो जनसंख्या है उसका क्राइटेरिया माना गया है 40,000 यानी कि प्रत्येक 4,000 की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि जो है वो चुन करके आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 10 हो सकती है, मिनिमम 10, और मैक्सिमम हो सकती है वो 30। तो 40,000 की पॉपुलेशन मान करके 4,000 की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि चुन करके आता है। लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन यदि एक मेंबर पर 5,000 से ज्यादा बनती है, पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा बनती है, तो वहां अधिकतम जो सीट होंगी वो 20 होंगी। यानी कि एक मेंबर जो है वो 5,000 की जनसंख्या से ऊपर आता है तो वहां मैक्सिमम सीट होंगी 20 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग। और फिर वहां एक मेंबर जो है, एक मेंबर वो 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर चुन करके आएगा। तो यहां पर ये इनका जो गठन किया गया है, यानी कि जो आपके ब्लॉक समिति के जो सदस्य होते हैं उनका। इसके बाद है आपका स्थानों का आरक्षण। जो स्थानों का जो आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण यानी कि दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, आरक्षण। मैंने आपको बताया था कि 73वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग, 73वें जनसंख्या के अकॉर्ड 73वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। इसी प्रकार भारत में नंबर 2 क्या है इसके अंदर, भारत के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति उस प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुपात में, यानी कि ब्लॉक समिति के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पॉपुलेशन जो अनुपात है, जनसंख्या का जो अनुपात है, इसके आधार पर इनकी सीट्स भी कुछ रिजर्व्ड की जाती हैं। इनकी सीट्स भी कुछ रिजर्व्ड जो हैं वो की जाती हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपने कि उस को हम 2 प्रकार से, एक तो लॉटरी सिस्टम से और दूसरा है चक्राक्रम से। चक्राक्रम, रोटेशन प्रणाली। एक तो लॉटरी सिस्टम है और दूसरा है आपका रोटेशन प्रणाली। रोटेशन प्रणाली में तो वहां पर उनकी जनसंख्या का अनुपात है वो 25% से ज्यादा है तो वहां रोटेशन प्रणाली में आ जाता है, उससे कम है तो वहां पर उनकी लॉटरी निकाली जाती है। उस लॉटरी सिस्टम के आधार पर जो है इनकी कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड की जाती हैं। इसी के अंदर 1/3 सीट्स जो हैं इन्हीं की जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वो सीट्स जो हैं वो आवंटित की जाएंगी। इनके कोटे में से 1/3 सीट्स।
इसी प्रकार नंबर 3 हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो स्थान है, उस स्थान के ऊपर भी महिलाओं की जो है वो रिजर्वेशन किया जाता है। आपने देखा हो कई बार कई ब्लॉक समिति की जो चेयरपर्सन होती है वो आरक्षण के आधार पर वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो पद है वो पद जो है वो महिलाओं द्वारा भरा जाता है। नंबर 4 हम इसमें कह सकते हैं कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज की भी एक सीट जो है वो रिजर्व की जाती है। एक सीट जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेज की भी सीट्स जो है वो आवंटित की जाती है, वो रिजर्व की जाती है। तो ये था आपका स्थानों का आरक्षण। इसके बाद आता है आपका जो इनका चुनाव है, जो चुनाव है, चुनाव देखो उस क्षेत्र में जैसे अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कम से कम 10 मैक्सिमम 30 5,000 की जनसंख्या के ऊपर यदि ज़्यादा आते हैं तो वहाँ मैक्सिमम 20 होते हैं। तो अलग अलग वार्डों से जो चुनाव होता है उस चुनाव के अंदर जो मतदाता होते हैं, मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो लोग अपने उस मेंबर का चुनाव, ब्लॉक समिति सदस्य का चुनाव करते हैं। और उसका जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष पूरी कर चुका हो या वो 21 वर्ष से ऊपर हो। ठीक है। इसके बाद देखो कुछ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई जो शर्तें होती हैं उस शर्तों को भी वो पूरा करता हो। यानी कि जब वो अपना नॉमिनेशन फार्म देता है और राज्य विधानमंडल की प्रस्ताव द्वारा, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा जो समय समय के ऊपर जो गाइडलाइन निर्धारित की जाती है वो उन सभी शर्तों को पूरा करता हो। जैसे अपने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है ना पंचायत जो है वो पढ़ी लिखी होंगी तो उसके एजुकेशन जो एक क्वालिफिकेशंस जो हैं उसकी कुछ शर्तें जो है वो निर्धारित की गई, तो समय समय पर उन शर्तों को भी वो पूरा करता हो। तो ये है उसका चुनाव। इसके बाद हम देखते हैं चुनाव के बाद जो इसका अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। देखो जब भी जो इसका पहला जो अधिवेशन होता है, जो फर्स्ट सेशन होता है ब्लॉक समिति का, उस फर्स्ट सेशन में ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन्हीं के जो मेंबर चुनकर के आ जाते हैं उनमें से एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो है वो चुनाव किया जाता है। यहां पर ये ध्यान रखना है आपने कि यदि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं, करप्शन या भ्रष्टाचार या अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं, या वो राज्य की सरकार का आदेश न मानते हैं, तो उस समय जो ये मेंबर होते हैं वो मेंबर 2/3 मेजोरिटी से इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको पद से हटाया भी जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो बैठकें होती हैं, बैठक, जैसे हमने इसके अंदर क्या देखा, इसकी रचना, स्थानों का आरक्षण, चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इसकी बैठक। देखो जिस प्रकार अपनी पार्लियामेंट की जो बैठक होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती हैं, उसमें ये कहा गया है कि वो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा उनका बीच में अंतराल ना हो। तो ऐसे ही अपनी ग्राम सभा की, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ग्राम सभा की साल में 2 बार मीटिंग होती है, बैठक होती हैं, और वो बताया था मैंने आपको अप्रैल और अक्टूबर के महीने में, यानी साडी और सावनी की जो फसल है उसके आधार पर। इसके बाद इसकी जो बैठक होती हैं वो बैठक 1 साल के अंदर कम से कम
6 बैठक बुलाना अनिवार्य है। बैठक बुलाना जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। और उनके बीच जो ड्यूरेशन है, उनकी जो अवधि है, उनके बीच का जो काल, जो समय है, वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है, जिसकी 2/3 सदस्य जो है वो आवश्यक समझे तो इसकी इमरजेंसी मीटिंग्स जो है वो बुलाई जा सकती है। इसके बाद बैठक के बाद हम देखते हैं इसकी जो गणपूर्ति है, यानी कोरम। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी अपनी लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए 1/10 जो है सदस्यों का होना जरूरी है। इसी प्रकार इसकी जो गणपूर्ति है, कोरम जो है, यानी कि अपनी जो सामान्य बैठक है, सामान्य बैठक, उस सामान्य बैठक में 1/3 सदस्य अपने बुला सकते हैं। गणपूर्ति जरूरी है। जो सामान्य बैठक हो इनकी, नॉर्मल अपनी सिचुएशन में जो अपने, तो वो से होने जरूरी हैं। और यदि इसकी विशेष बैठक हो तो उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो है वो मेंबर इसके अंदर शामिल हो। तो ये थी इसकी गणपूर्ति। अब जो इसका जो पंचायत समिति के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उस कार्यकारी अधिकारी के अंदर आता है आपका बीडीपीओ। बीडीपीओ यानी कि इसकी फुल फॉर्म बनती है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ये सरकार का नुमाइंदा होता है, यानी कि सरकार इसका चयन करती है योग्यता के आधार पर। एचएएस की परीक्षा पास करके ये आते हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर इसका एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, लेकिन ये जो अध्यक्ष होता है उसी के अधीन होकर के काम करता है। ये व्यक्ति जो है बीडीपीओ, ये इसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सलाह रख सकता है, लेकिन ये अपना उस बैठक के अंदर मत नहीं डाल सकता। यानी कि वोटिंग राइट नहीं है इसके पास। बैठ सकता है, उस मीटिंग में भाग ले सकता है, वो बोल सकता है उस मीटिंग्स के अंदर, अपनी राय दे सकता है, का जो भी है, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। ये इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और वो होता है बीडीपीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। बैठकों में भाग ले सकता है, कुछ जा सकता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं तो जिला, ये जो अपनी ब्लॉक समिति है, इस ब्लॉक समिति के जो कार्य हैं, यानी जो आपकी ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति इसके कार्य। तो देखो इसके जो कार्य हैं, सबसे पहला है ब्लॉक समिति के जो कार्य है, कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करना। नंबर 2 है कृषि और फर्मों को, नर्सरियों का अनुरक्षण करना, खाद्य कीटनाशकों और जो उनका जो है, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे बागवानी है, बागवानी को बढ़ावा देना, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि के रूप में बदलना, या फिर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मुर्गी पालन उसको बढ़ावा देना, जो ऊसर जमीन है उसको उपजाऊ जमीन के रूप में कन्वर्ट करना, या हम ये कहें मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या सुअर पालन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो खाद्य उद्योग है, खाद्य उद्योग, कुटीर उद्योग, खाद्य उद्योग या जो आपका कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देना।
उसको बढ़ावा देना, या फिर जैसे कह सकते हैं कि जैसे प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है उस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना। या हम ये कह सकते हैं जैसे कोई तालाब वगैरह है उसका निर्माण करना, या जो सरकार द्वारा पॉलिसीज होती हैं या उनकी नीतियां और कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से जनता तक उनको पहुंचाना, या जैसे स्वयं सहायता या लोगों के अंदर एक अपने खुद के रोजगार क्रिएट करना, तो उनको प्रशिक्षण देना। जो कोई व्यक्ति इच्छुक है प्रशिक्षण देने के बाद उनको लाइसेंस भी जारी करता है ताकि वो अपना छोटा मोटा कार्य, कुटीर उद्योग वगैरह जो है इसके कार्य कर सके। इसके साथ साथ हम कहते हैं जो आपका डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग उसको बढ़ावा देना, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। या जैसे हम कह सकते हैं आपका जो पशुपालन है, पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक है, डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, उसको बढ़ावा देना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा उसकी व्यवस्था करना, पशु चिकित्सा जो है उसका व्यवस्था करना। या फिर जैसे पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना, जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है, नस्ल सुधार कार्यक्रम उसको बढ़ाना। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंदर जो इस अच्छे दूध देने वाले जो पशु वगैरह होते हैं उनको बढ़ावा देना। इस प्रकार गांव में हम ये कह सकते हैं कि गांव के अंदर आवास की व्यवस्था करना, गांव में आवास की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना। या जैसे कई बार आपने देखे हैं कि भाई कुछ ऐसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान जो है उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक और भी करती है ये महिलाओं की जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उसको उसमें सुधार करना, या जैसे प्रसूति केंद्र जो हैं उनकी देखभाल करना या उनको बढ़ावा देना। या फिर जैसे कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण, उनके भलाई, उनके विकास के लिए कार्य करना। प्रशिक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी कि प्रशिक्षण और जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार ये इसके कार्य हैं, विकास से संबंधित कार्य हैं। अब है आपकी जो ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति के जो आय के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखो, ये राज्य की सरकार के जो ग्रांट्स होते हैं, जो अनुदान होते हैं, वहाँ से इनको आय प्राप्त होती है। दूसरा, ब्लॉक समिति की अपनी स्वयं की जमीन होती है, अपनी संपत्ति होती है, और उस संपत्ति को ये लीज पर देना, उसको लीज पर देना। या मेले या मंडियों या जो उत्सव वगैरह हैं इनसे प्राप्त जो आय होती है वो ब्लॉक समिति के पास जाती है, अपना एक ट्रेजरी। या फिर जैसे दान वगैरह है, या फिर जैसे ये अपना खुद का कोई जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है तो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जो ये अपना प्रमाण पत्र देती है तो उससे कुछ फीस लेती है वो, तो उस मेलों से, मंडियों से प्राप्त आय है, फीस वगैरह है। या हम कह सकते हैं कि अनुदान है राज्य की सरकार द्वारा, या जैसे कोई दान करता है या अपने खुद की जो संपत्ति है उसको लीज पर देना, किराए पर देना। तो इस प्रकार ये ब्लॉक समिति के जो आय के जो साधन है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने देखा कि ब्लॉक समिति की रचना, उसके कार्यकाल फिक्स है ब्लॉक समिति का 5 साल का है, तो और उसके विकास से संबंधित कार्य और उसके आय के साधन कल हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अपनी जिला परिषद की रचना, उसके कार्य और उसके आय के साधन, और फिर इनका जो महत्व है उसके बारे में। धन्यवाद।